हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर लेट्स ब्रेक इट। ये हमारा दूसरा वीडियो है शोध अभिक्षमता का। इससे पहले हम एक वीडियो और अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने चर्चा की थी कि एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 में जो है कितनी यूनिट्स आती है और कौन कौन सी यूनिट्स आती है। ये हमने लास्ट वीडियो में जो है चर्चा की थी और इसी के साथ साथ हमने अपनी फर्स्ट यूनिट यानी कि शोध अभिक्षमता को भी जो है वहाँ पर शुरू कर दिया था और शोध अभिक्षमता के बारे में जो है समझा था और जाना था कि क्या क्या है और इसका जो बिल्कुल बेसिक जो है यानी कि अर्थ क्या है, शोध का अर्थ क्या है, सरल भाषा में समझा था और साथ ही साथ विद्वानों की परिभाषाएं भी जो है यहाँ पर देखी थी। उसके अलावा हमने यहाँ पर लास्ट वीडियो में जो है देखा था कि शोध के उपागम यानी कि अप्रोचेस टू रिसर्च क्या होता है। उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के बारे में जो है हमने वहाँ पर देखा था और साथ ही साथ यानी कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये दो चीज़ें जो है हमने हमारी पिछली वीडियो में कवर की थी। अब जो है हम आगे देखेंगे, आज की हमारी वीडियो में हम आगे जो है चर्चा करेंगे ये प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के बारे में हमने समझा था। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये भी देखी थी कि इसके अंतर्गत जो है कीवर्ड्स, ये कुछ कीवर्ड्स भी देखे थे जो आप एग्जाम की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखने हैं, वो भी हमने देख लिए थे पिछली वीडियो में। तो आप में से जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है यानी कि पहली वीडियो नहीं देखी है रिसर्च एप्टीट्यूड की यानी शोध अभिक्षमता की, तो वो मैं जो है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको वो दे दूंगी लिंक, आप जाकर प्लीज़ देखिएगा। चलिए, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जो है आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड में ही यानी शोध अभिक्षमता में हमें करना है अनुसंधान की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। किसी भी रिसर्च को अच्छा बनाने के लिए यानी अच्छा करने के लिए, उसका वही रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो हम चाहते हैं, तो उसमें कुछ ये विशेषताएं होनी चाहिए जो आज हम देखेंगे एक एक करके। और ये आपको ध्यान से समझ लेने चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ये कॉन्सेप्ट को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहली देखेंगे हम। तो पहली है नियंत्रित। पहली विशेषता क्या है अनुसंधान की? नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड होनी चाहिए। परिभाषा देखेंगे, विज्ञान यह कल्पना करके चलता है कि वर्तमान में जो घट रहा है उसके पीछे कारण विद्यमान जरूर है। हम सभी ये जानते हैं कि एक वैज्ञानिक या विज्ञान जो है हमेशा मान के चलता है कुछ भी छोटी से छोटी घटना हो रही हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। आगे समझेंगे, परंतु उसके आसपास के कारण कार्य यानी कॉज और इफेक्ट जो भी हैं हमारी रिसर्च को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करने चाहिए। अब अगर हम इसे रिसर्च के उससे देखें तो एक रिसर्च में जो है क्या इम्पोर्टेंट है कि जो बाहरी चीज़ें हैं यानी कि बाहरी कॉज और इफेक्ट जो भी कारण कार्य हैं वो हमारी रिसर्च को किसी भी तरह से प्रभावित ना करें। हमारी रिसर्च कैसी होनी चाहिए? वह नियंत्रित व व्यवस्थित रहनी चाहिए यानी कि पूरी तरह से कंट्रोल रहना चाहिए जिससे कि जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं वो हमें मिले। अब यहाँ पर देखिए छोटी सी पिक्चर से आपको समझ में आएगा। हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके और इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे यानी कि इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोई रिसर्चर है यानी कि कोई शोध करता है अपनी प्रयोगशाला में, क्या कर रहा है? एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने एक डेटा पर जिसका जो है रिसर्च कर रहा है वो। उसके हाथ में एक बीकर है, बीकर में एक केमिकल है और वो दूसरा केमिकल वहां पर ऐड करना है यानी कि उसके अंदर डालकर अपना एक जो भी वो रिसर्च करना चाहता है, जो भी परिणाम चाहता है, इसके माध्यम से वो निकालना चाह रहा है। लेकिन अब अगर यहाँ पर सोचिए कि ये अगर मान लीजिए ये इसकी कंट्रोल में ना हो, इसके साथ साथ यहाँ पर कोई दूसरा केमिकल भी ऐड हो जाए या कुछ और चीज़ें बाहरी चीज़ें इसके अंदर जो है डल जाए, तो क्या ये रिजल्ट वही रहेंगे जो रिसर्चर चाह रहा था पहले? नहीं, वो रिसर्चर जो है क्या हो जाएगा कि उसमें वो दूसरी चीज़ जोड़ देने से या कि दूसरा केमिकल डाल देने से जो रिजल्ट वहाँ पर आना चाहिए था, जो परिणाम इस रिसर्च का मिलना चाहिए था रिसर्चर को, वो परिणाम वो कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो है एक अच्छी रिसर्च को कैसा रहना चाहिए? कंट्रोल रहना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर हम देखें किसी भी टॉपिक पर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो बाहरी चीज़ जो है और स्रोत जो हैं वो उसे इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिर भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अगर एक अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं और वो रिजल्ट चाहते हैं जो हमें सॉरी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? उसको जो है नियंत्रण में रखना चाहिए। तो ये था अनुसंधान की पहली विशेषता। अब देखेंगे आगे, अगली विशेषता पर आएंगे। तो अगली विशेषता क्या है इसकी? अगली विशेषता है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव।
दूसरी विशेषता रिसर्च की, यह अनुसंधान का महत्वपूर्ण पहलू है। सब इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि उसको वस्तुनिष्ठ होना ज़रूरी है। अब क्या है ये समझ लीजिए, इसमें घटनाओं या वस्तुओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना होता है, यानी कि पूर्वाग्रह और भेदभाव के। अब पहले पूर्वाग्रह है क्या, इसको समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आपका कोई एक रिसर्च टॉपिक मिला है आपको, या आपको किसी एक टॉपिक पर रिसर्च करनी है। चलो मान लीजिए कि हमें जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है जाकर रिसर्च करनी है, और हमारा टॉपिक है कि हमें ये देखना है कि ग्रामीण लोगों को अगर शिक्षा दी जाए, यानी कि गाँव में जो लोग रह रहे हैं उनको शिक्षा दी जाए, तो वो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं, ये हमारा रिसर्च है। यानी कि हमने हाइपोथेसिस बना लिया एक, यानी कि परिकल्पना बना ली है। तो ये हमारा रिसर्च हो गया। अब हम वहाँ जाएंगे और रिसर्च करेंगे। लेकिन अगर एक शोधकर्ता यानी कि एक रिसर्चर जो है पहले से ही दिमाग में ये लेकर चलेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें कितनी भी शिक्षा दे लो लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो या फिर कुछ और ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशन लेकर चलेगा, तो ये चीज़ जो है पूरी तरीके से उसकी रिसर्च को जो है क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी। तो इसीलिए जो है एक रिसर्चर का ऑब्जेक्टिव होना, यानी कि पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना बहुत ही जरूरी है। आगे देखेंगे, शोधकर्ता का पूर्वाग्रह से मुक्त होना आवश्यक है। देखिए यही पॉइंट अगला है। आगे देखेंगे, वह दूसरों के विचारों का सम्मान करें, परंतु साक्ष्यों के भली भांति परीक्षण और सत्यापन के बाद ही ऐसा करें। मान लीजिए अब वो वही जो रिसर्च करने गया है लेकिन उसने किसी और से, पहला पूर्वाग्रह तो उसका अपना हो गया, यानी कि शोधकर्ता अपने दिमाग में लेकर चल रहा है कि गांव वालों का जो कितना भी शिक्षा दे लो लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या है, यानी कि दूसरे का, मान लीजिए किसी उनका कोई दोस्त है, किसी का मतलब कोई भी एक और रिसर्चर है उसके साथ का कोई कलीग है, उसने भी, उसके दिमाग में अगर ऐसा कोई थॉट है और वो जो है वहां जाने से पहले ही, यानी कि रिसर्चर के, शोधकर्ता के उस ग्रामीण क्षेत्र के में जाने से पहले ही, यानी कि उसके शोध के शुरू करने से पहले उसके दिमाग में ये बात डाल दे कि नहीं नहीं वहाँ के लोगों से तो कुछ नहीं हो सकता, आप वहाँ जा रहे हो बेकार में, आपका जो है पैसा टाइम सब कुछ बर्बाद होगा, तो ये चीज़ जो है रिसर्चर के दिमाग में रहेगी और ये चीज़ जो है उसके रिसर्च को भी इफेक्ट करेगी। तो इसीलिए जो है ऑब्जेक्टिव होना जो है किसी भी रिसर्चर को जो है बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये हमारी दूसरा जो है विशेषता है रिसर्च की। आई होप आपको क्लियर होंगे दोनों पॉइंट। तो अब हम आगे चलते हैं और तीसरा पॉइंट हमारा देखते हैं, यानी कि तीसरा जो है विशेषता देखते हैं अनुसंधान की क्या है, तार्किक, लॉजिकल। अगली विशेषता क्या है, तार्किक होना चाहिए, यानी अनुसंधान जो है तार्किक विचार के नियमों द्वारा निर्देशित होनी चाहिए, यानी कि लॉजिकल होना चाहिए, कुछ ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कह दिया और कुछ भी मान लिया, यानी कि तार्किक होना बहुत ही जरूरी है। ये है अगला पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं हमने अपने अगले पॉइंट पर, यानी कि चौथा विशेषता पर। चौथी विशेषता है हमारी व्यवस्थित, यानी सिस्टमैटिक। अब देखिए कोई भी अगर हम काम करने जा रहे हैं तो उसको सिस्टमैटिकली अगर नहीं करेंगे, यानी व्यवस्थित रूप में अगर नहीं करेंगे, तो कोई भी काम जो है खराब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब रही बात हमारी रिसर्च की, तो एक बड़ा टॉपिक है, यानी कि अगर हम किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं तो एक बड़ी बात है, और अगर वो व्यवस्थित तरीके से ना हो, सिस्टमैटिकली ना हो, तो उसका जो है एक रिसर्च के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। परिभाषा पर आते हैं, किसी भी अनुसंधान का व्यवस्थित रूप से चलना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी वह शोध एक सही दिशा में जाएगा व सही कहलाएगा। जैसे कि मैंने बोला, अब देखिए क्या है, सबसे पहले हमारे को क्या होता है, आप सिस्टमैटिक को समझ लीजिए, है क्या सिस्टमैटिक, यानी व्यवस्थित रूप होना क्या क्या मतलब है इस बात का। देखिए हमें रिसर्च करनी है, मान लिया हमने कि रिसर्च करनी है, लेकिन रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टॉपिक चूज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात कर रही थी कि रिसर्च करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, किसी भी एक टॉपिक को, एक किसी विषय पर किस पर रिसर्च करनी है हमें, उसे सेलेक्ट करना, उसका चयन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है, पहला स्टेप है। दूसरा, फिर हम उसकी क्या बनाएंगे, जो है हमने क्वेश्चन मतलब विषय तैयार कर लिया, उसके बाद जो है उस पर डेटा कलेक्ट करेंगे हम, उससे भी पहले डेटा कलेक्ट करने से भी पहले हम क्या करेंगे, लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, मतलब कि देखेंगे हमारे आसपास, यानी कि हमारा जो ये टॉपिक, अगर ग्रामीण वाली बात ही लेकर चले, जो हमने पहले एग्जांपल लिया, उसी उदाहरण को अगर हम आगे लेकर चलते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों को हम देखेंगे कि उसके आसपास की चीज़ें मतलब उससे और रिलेटेड शोध हुए हैं नहीं हुए हैं, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। फिर देखेंगे हम डेटा कौन सा ले सकते हैं, फिर आएंगे हम डेटा का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण। तो ये क्या है, एक व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। अब पहले मान लीजिए हमने रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट किया नहीं, हम डेटा ढूंढने लग गए, तो ये चीज़ जो है
व्यवस्थित तौर पर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारी रिसर्च का वही हमारे रिजल्ट को जो है ये चीज़ इफ़ेक्ट करेगी। तो इसीलिए सिस्टमैटिक होना बहुत ही ज़रूरी है। ये था हमारा चौथी विशेषता। अब आते हैं अगला 5वीं विशेषता पर, जो कि है रिलायबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली विशेषता, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। विश्वसनीय होना ज़रूरी है। किसी भी मतलब अनुसंधान की ये विशेषता है कि उसका विश्वसनीय होना ज़रूरी है, रिलायबल। अब ये है क्या? विश्वसनीयता को हम स्थिरता भी कह सकते हैं, यानी कंसिस्टेंसी, मतलब एक रुकाव, ठहराव होना। यथासंभव शोध स्थिर परिणाम प्रस्तुत करे। अनुसंधान के संदर्भ में विश्वसनीयता, स्थिरता और सत्यापनशीलता संबंधित विशेषताएं हैं। यानी कि ये इन शब्दों को हम रिलायबल की जगह सत्यापनशीलता भी रख सकते हैं और स्थिरता भी रख सकते हैं। मतलब ये क्या है, एक तरीके से इसके सिनोनिम्स कह सकते हैं। मतलब इस टॉपिक में बता रही हूँ मैं कि इस तरीके से हम ये यहाँ पे रख के चल सकते हैं। तो रिलायबल होना कैसे ज़रूरी है इसको समझेंगे पहले। रिलायबल किस लिए, देखिए मान लीजिए वही ग्रामीण वाला ही हम टॉपिक एग्जाम्पल एक ही लेकर चलते हैं कि हमने वो जो एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पर जो है ये, चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, इजी वे में समझते हैं इसको। अब मान लीजिए एक जो है वेटिंग मशीन है, मतलब वेट करने वाली एक मशीन है जिससे हम अपना वज़न तोलते हैं ना, वो एक मशीन है। अब यहाँ पर जो है हमने एक बार वज़न तोला तो हमारा आया, मतलब कितना भी जितना हमारा वज़न है उतना वज़न आया। हमने दूसरी बार तोला तब भी वही वज़न आया। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं कि हाँ भाई, एक बार में भी वही आ रहा है, दूसरी बार में भी वही आ रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर वो मशीन ही खराब है, और वो हर बार जो है हमें गलत दिखा रही है, वो रिलायबल तो है लेकिन वो वैलिड नहीं है। अब वैलिड क्या है, ये अगला हमारा पॉइंट होगा जिसे हम समझेंगे। तो रिलायबिलिटी वही है कि जितनी बार भी हम अपने डेटा को, अपने जो सैंपल को जो है एनालाइज करें तो रिजल्ट हमें वही मिले। तो रिलायबिलिटी वही है कि वो जो है चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए। कि मान लीजिए अभी हमने अपने सैंपल का जो है, यानी कि प्रतिदर्श का हमने क्या किया, एनालाइज किया, हमने उसका विश्लेषण किया, तो अभी ये रिजल्ट आया। लेकिन दूसरी बार हमने एनालाइज किया तो दूसरा रिजल्ट आया, तीसरी बार किया तो तीसरा रिजल्ट आया। तो ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। हर बार एक ही रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, तब हमारी रिसर्च जो है सही जगह पर पहुंचेगी। आगे देखते हैं, इसको जो है समझना पड़ेगा। पहले इसको समझने के लिए हमें वैधता को भी समझना चाहिए, तो ये दोनों को साथ में समझाऊंगी। पहले 6th जो है इसकी विशेषता समझ लीजिए। यह विश्वसनीयता से संबंधित है। वैधता का अर्थ है कि अनुसंधान किसी भी वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। अनुसंधान के संदर्भ में वैधता मुख्य रूप से प्रक्रियाओं, प्रोसीजर यानी कि अनुसंधान उपकरणों, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, परीक्षण यानी कि टेस्ट की वैधता से संबंधित है। अब समझेंगे कि वैलिडिटी है क्या, वैलिड होना क्यों जरूरी है। अब एक बार ये नोट पॉइंट भी देख लीजिए। साधारणतः वैधता को विश्वसनीयता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहीं पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसको समझिए। अब मैंने बोला कि कोई एक वजन करने की मशीन है, हर बार वो मशीन जो है हमें सही, हर बार जो हम उस पर खड़े हो रहे हैं और वेट कर रहे हैं। यानी कि एक बार 56 है, मान लीजिए 56 किलो का है, कोई भी एक व्यक्ति खड़ा है उसके ऊपर, वो 56 किलो का है। उसने एक बार वजन किया 56 आया, दूसरी बार वजन किया तब भी 56 आया, तीसरी बार वजन किया 56 आया। लेकिन जब हमें ये समझ में आ गया, लेकिन वो व्यक्ति दिख रहा है हमें 70-80 किलो का है, लेकिन वो 56 दिखा रहा है, तो क्या होगा, अब हमारे माइंड में डाउट आएगा। तो हम उस मशीन को चेक करेंगे कि वो मशीन सही है या नहीं। तो यानी कि वो रिलायबल तो है, मतलब एक ही जैसा रिजल्ट हमें दे रही है बार बार, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा? क्योंकि व्यक्ति है 70-80 किलो का और हमें वजन दिखा रहा है 56 या 60 किलो के आसपास में। तो यहाँ पर गलती मशीन की है, यानी कि मशीन खराब है, तो उस चीज से क्या होगा, वैलिड नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई चीज हमें सेम रिजल्ट दे रही है हर बार, वो रिलायबल तो हो जाएगी, विश्वास तो हम कर सकते हैं कि हाँ हर बार ये रिजल्ट, लेकिन वो वैलिड नहीं होगी, उसमें वैधता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हमें सही तो रिजल्ट नहीं दे रही है ना। इसीलिए जो है ये नोट पॉइंट है, इसको जो है ध्यान रखना है कि कोई भी मतलब साधारणतः ये है कि वैधता को विश्वसनीयता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि अगर वो मशीन ठीक है, अब मान लीजिए वो मशीन ठीक है और अब जो 70-80 किलो का व्यक्ति है वो उसका वजन वही दिखा रही है, और उसके बाद दूसरी बार किया तब भी वही दिखा रही है, तीसरी बार किया तब भी वही दिखा रही है। अब दोनों में मुझे लग रहा है आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, और क्यों ये एक साथ समझना जरूरी था कि विश्वसनीयता और वैधता, यानी कि रिलायबिलिटी और
वैलिडिटी। तो रिलायबल, मान लीजिए अगर कोई रिसर्च, कोई भी हमारा शोध जो है वो रिलायबल है पर वैलिड नहीं है, तो वो उस परिणाम तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि वो इतना अच्छा नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ वैलिड है तो वो रिलायबल होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि वो वैलिड है तो वो सही रिजल्ट देगी हम तो, और उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो आई होप दोनों में आपको ये पॉइंट्स दोनों जो हैं, दोनों ही विशेषताएं क्लियर होंगी। तो अब बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट पर आते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा, यानी कि अगली विशेषता है हमारी अनुभवात्मक अनुसंधान, यानी एम्पेरिकल रिसर्च। सातवां जो विशेषता है हमारी वह क्या है? एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं। अनुभव यानी कि जो हमारे अनुभव से आती है, एम्पेरिकल यानी कि अनुभव, यानी एक्सपेरिमेंट यानी कि अनुभव करके सीखना, एक्सपीरियंस करके सीखना। लाइक आगे, अनुसंधान वास्तविक स्थिति के एक या अधिक पहलुओं पर होती है। अनुसंधान क्या है? वास्तविक स्थिति की एक या अधिक पहलुओं पर होती है तथा प्रत्यक्ष अनुभवों या शोधकर्ता द्वारा किए गए अवलोकन पर आधारित है। क्या है? शोधकर्ता के द्वारा किए गए अवलोकन पर ही आधारित है पूरी तरह। अब यहाँ पर देखिए, इस इमेज को देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर को देखिए, जो चित्र हमने रखा है, क्या कह रहा है? टू शो दैट द डिजायर्ड रिजल्ट इज पॉसिबल इन द एक्सपेरिमेंट। जो हमें रिजल्ट चाहिए, डिजायर्ड मतलब जो हम चाहते हैं रिजल्ट, वो करने के लिए हमें क्या है, किस पर वो रहना चाहिए फोकस? प्रत्यक्ष अनुभवों या फिर शोधकर्ता द्वारा किए गए अवलोकन पर जो है ये पूरी तरह जो है आधारित होती है। और यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट जो है पूरी तरह से क्या करेगा? पूरी तरह से इफेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए शोधकर्ता, वही एग्जांपल लेंगे, अगर शोधकर्ता के दिमाग में कुछ और चीज़ें या फिर बाहरी चीज़ उसको जो है एक्सपेरिमेंट में उसके आएंगी, तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो रिजल्ट हमें चाहिए। तो इसीलिए क्या होनी चाहिए? एम्पेरिकल रिसर्च होनी चाहिए, और शोधकर्ता वही पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए, और प्रत्यक्ष अनुभव होने चाहिए उसके, यानी कि जो सही है, जो उसने जो है लॉजिकली समझे हों, और शोधकर्ता द्वारा किए गए अवलोकन और ऑब्जर्वेशन भी उसकी करेक्ट होनी चाहिए, तभी जो है एक अच्छी रिसर्च जो है हमें मिलेगी। आगे देखेंगे, अगले पॉइंट पर आएंगे। तो ये 8th पॉइंट है, इसको 8 कर लीजिएगा, ये 8वां हम देख रहे हैं अभी। 8वां, तो 8वां क्या है हमारा? 8वीं विशेषता क्या है? आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल। अनुसंधान की 8वीं विशेषता क्या है? कि क्रिटिकल होनी चाहिए। क्या? अब क्रिटिकल क्या है, यानी कि आलोचनात्मकता क्या है यहाँ पर? इसमें अनुसंधान की प्रक्रिया किसी भी कमी से मुक्त और विश्वसनीय होनी चाहिए। मान लीजिए हमने रिसर्च कर ली, अब रिसर्च करने के बाद हमने एक बुक लिख दी, एक थीसिस लिख दी उसके ऊपर। अब जो है, लेकिन उसके अंदर इतना पूर्वाग्रह, वो इतनी चीज़ों से हमारे इतनी जो त्रुटियों से भरी हुई है, तो अब कोई भी व्यक्ति उसकी आलोचना करेगा तो उसमें कमियां निकलेगी बहुत सारी। क्यों? क्योंकि वो हमारे पूर्वाग्रह से भी मुक्त नहीं हो पाई। बहुत सारी हमारी यानी कि रिसर्चर की कुछ त्रुटियां हैं जिनकी वजह से वो उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाई। तो क्या होगी? वो आलोचना के काबिल नहीं होगी, यानी उसकी आलोचना अगर की जाएगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कमियां ही निकलेगी। बल्कि आलोचना का अर्थ ये होता है कि उसमें से हम वो चीज़ें निकालें जो उसकी त्रुटियों को भी दिखाए और उसकी अच्छाइयों को भी दिखाए, और एक अच्छा रिजल्ट तैयार करे। तो इसलिए क्रिटिकल होना ज़रूरी है, मतलब कि उसकी आलोचनात्मकता बनी रहनी चाहिए। अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति करे, 1 करे, 2 करे या 10 व्यक्ति भी करे, वो रिजल्ट वही दिखाए। तो प्रक्रिया जो है वो किसी भी कमी से मुक्त होनी चाहिए और विश्वसनीय होनी चाहिए, अर्थात किसी भी भेदभाव, पूर्वाग्रह आदि से मुक्त हो और आलोचना की दृष्टि से क्या हो? एकदम सही हो। तो ये है हमारा 8वां पॉइंट, यानी कि 8वीं विशेषता रिसर्च की। अगला आएंगे, 9वीं विशेषता क्या है? चक्रीय प्रक्रिया, यानी कि सर्कुलर प्रोसेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी भी है और समझ में आने लायक है। क्या है ये? देखिए, सीधी सी बात ये होती है, चक्रीय कैसे है? जो अनुसंधान या फिर रिसर्च जो हम कर रहे हैं वो चक्रीय कैसे है? देखिए सुनिएगा कैसे है चक्रीय, यानी कि सर्कुलर चलती है। शोध एक चक्रीय प्रक्रिया है क्योंकि यह एक समस्या के साथ शुरू होती है एवं समस्या के साथ ही समाप्त होती है। तो यानी कि एक सर्कल बन गया, यहाँ से शुरू हुई, इस पॉइंट से शुरू हुई, इस पॉइंट से चलते चलते यहाँ तक जब पहुंची तो एक नई समस्या जो है खड़ी हो गई, है ना? तो इसीलिए इसको सर्कुलर कहा जाता है। हम एक समस्या का समाधान ढूंढते हैं, लेकिन तब तक कुछ और उससे संबंधित समस्याएं सामने आ जाती हैं, फिर शोध द्वारा उसका निदान किया जाता है। यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है, ये तब तक चलता है, ऐसा नहीं कि रिसर्च खत्म ही नहीं होगी, ये तब तक चलती रहती है जब तक हम अपने लक्ष्य तक, अर्थात जो हम खोज रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक ये जो है चलता
रहता है, यानी कि ये जो है चलती रहती है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, एक साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि रिसर्च जो है वो क्या है, एक सर्कुलर प्रोसेस भी है, चक्रीय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो है हमने ये 9 के 9 पॉइंट हमने यहाँ पर समझ लिए हैं, यानी कि 9 विशेषताएं जो हैं बहुत ज़रूरी है। और भी है, कई और बुक्स में देखेंगे आप, कहीं और किताबों में देखेंगे तो और भी 1-2 एक्स्ट्रा मिल जाएगी, लेकिन ये जो है हमने 9 की है, ये हमारी इसके अंदर इतनी भी हमने समझ ली तो इसी में से रिलेटेडली निकलती जाती है, अलग अलग कई जगहों पर अलग अलग नाम से भी मिल सकती है। लेकिन आपने ये अगर समझ लिया तो यहाँ पर आपका बहुत जो है काम जो है निकल जाएगा आराम से, कि 9 की 9 जो है विशेषताएं आपको अगर समझ में आ जाती है तो। तो ये थी अनुसंधान की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, कहीं पर कोई डाउट होता है, तो आप मुझे अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, अपना कमेंट छोड़ सकते हैं कि मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो हम दोबारा उस पर जो है चर्चा ज़रूर करेंगे। तो आज का ये वीडियो हम यहाँ इतना ही रखते हैं, और आज का जो है हमारी जो क्लास है, ये सेशन जो है यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता है तो ये औरों तक भी पहुँचाइए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि जो हिंदी का कंटेंट है वो सब तक पहुँच पाए और सब समझ पाए, हमारी क्लास को देखें, और अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो इसे आगे बढ़ाएं। चलिए, तो हम क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाय।